वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 6 SST ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 6 आर कंट्री, हमारा देश इंडिया। सबसे पहले ना हम इसमें देखते हैं मैप को। ये भारत का, हमारे देश का मैप है जो कि ऑरेंज में है। ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है ना, ये इंडिया का है पूरा, ये और ये। इसके अलावा हमें इस मैप में इंडिया के नेबर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, इन सब से इंडिया का बॉर्डर लगता है। तो इंडिया का मैप हम लोगों ने देख लिया और इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज देख ली, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होनी चाहिए। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस, यानी कि भारत बहुत बड़ा देश है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय लोफ्टी हिमालयाज। लोफ्टी हिमालयाज मतलब बहुत बड़े हिमालयाज। तो नॉर्थ जो है ना इंडिया का पार्ट, यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रृंखला है, बहुत बड़े बड़े हिमालय के पर्वत हैं। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ वॉश द शोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। यानी कि मैप में देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा अरेबियन सी। अरेबियन सी इंडिया के वेस्ट में पड़ता है, बे ऑफ बंगाल इंडिया के ईस्ट में पड़ता है, और ये नीचे पूरा क्या है, इंडियन ओशन। ओशंस के बारे में हम लोगों ने इससे पहले के चैप्टर्स में पढ़ा था ना, तो इंडियन ओशन है ना, बाकी ओशंस में से एक है। अब हमने देखी इंडिया की ज्योग्राफी की, इंडिया कैसा है और क्या क्या इंडिया के नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ में है, ये हमने मैप के थ्रू भी देख लिया। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये ना आप लोगों को याद रखना है MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से। MCQ में पूछा जा सकता है कि इंडिया का एरिया कितना है, तो आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे। तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया है। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट जो है इंडिया का, वो है लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक। तो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट लद्दाख से कन्याकुमारी है 3200 किलोमीटर। तो यहाँ पर लद्दाख इधर से लेकर के कन्याकुमारी तक, ये है हमारा नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, ठीक है। 3200 किलोमीटर्स का ये है। अब ये होगा हमारा वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक का, तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। तो लद्दाख से कन्याकुमारी जाता है 3200 किलोमीटर, और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड जाता है अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक, जो कि गुजरात में है। 2900 किलोमीटर्स तक का ये हमारा पूरा पड़ता है। तो यह है कच्छ और यह है अरुणाचल प्रदेश इधर। तो 2900 किलोमीटर्स तक का ये पड़ता है, और ईस्ट से वेस्ट ये है, और ये नॉर्थ से साउथ है। तो हमें ये भी बता दिया अब इस चैप्टर में कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट में कितनी लेंथ या फिर कितना एक्सटेंड है। अब आगे हमें बताते हैं ये द लोफ्टी हिमालयाज, मतलब बहुत बड़े ऊंचे हिमालयाज, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नॉर्दर्न प्लेन्स, अनइवन प्लेट्यू सरफेस एंड द कोस्ट एंड आइलैंड्स प्रेजेंट अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। अब देखो यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन कौन सा एरिया है, तो ये वाला जो एरिया है ना, यूपी और बिहार और छत्तीसगढ़, ये नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं। इधर महाराष्ट्र वाले रीजन में प्लेट्यूज आते हैं, ठीक है। और राजस्थान वाला रीजन है, ये डेजर्ट वाला रीजन है। तो हमें ये सब बताया गया है, मैंने आपको मैप में बता दिया। देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी ऑफ क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर। तो हमारे देश में मौसम भी बहुत ज़्यादा अलग होता है, अलग अलग तरीके की फल और सब्जियां होती हैं, भाषा और कल्चर, जानवर, सब पूरे देश में, क्योंकि देश ही बहुत बड़ा है, इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार के ये भाषा, जानवर, कल्चर हमें देखने को मिलता है। इस डाइवर्सिटी में, डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता, इस भिन्नता में भी वी फाइंड यूनिटी दैट इज रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशंस दैट बाइंड अस एज वन नेशन। यानी कि इतनी सारी हम में भिन्नताएं हैं, मगर हम सब में एकता है। हमारे ट्रेडिशंस, हमारा कल्चर एक है जो हमें एक साथ जोड़ के रखता है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मोर देन 120 करोड़ बेसिकली।
अब तो कहें हम 140 करोड़ के आसपास भी हम पहुंच गए होंगे। सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इंडिया आफ्टर चाइना। अब हम सब मोस्ट पॉपुलस हो चुके हैं, चाइना को पीछे हमने छोड़ दिया है, ठीक है। लोकेशनल सेटिंग कैसी है हमारे देश की? इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर्स हम लोगों ने पढ़े थे इससे पहले के चैप्टर में। इस तरीके से अर्थ होती है गोल, है ना, गोल अर्थ होती है, तो ये ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमीस्फीयर होता है और नीचे वाला सदर्न हेमीस्फीयर होता है। तो इंडिया नॉर्दर्न हेमीस्फीयर वाले रीजन में आता है। और हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश के बीचों बीच से गुजरती है, 23 डिग्री 30 नॉर्थ, और लगभग हाफ हमारे देश से निकलती है। अभी हम मैप में देखेंगे कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से निकलती है। और हमारे देश का जो साउथ टू नॉर्थ है मेन लैंड इंडिया का, वो एक्सटेंड करता है 8 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, से 37 इस तरीके से। मतलब आप यहाँ पर देखिए मैप में, ये है ना, यहाँ पर लगभग 37 और यहाँ पे 8 डिग्री नॉर्थ, इस तरीके से हम लोगों का एक्सटेंड आता है। ये ना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो हम लोगों ने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़े थे ना, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ और 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड है, और वेस्ट ईस्ट में हमारा 68 से लेकर के 97 ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स की ये वैल्यू है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्टली नहीं आती है एग्जाम में। अगर बहुत टफ बनाना होता है एग्जामिनर को तो ही देते हैं। अगर हम जो हैं, इफ़ वी डिवाइड वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमीस्फेयर, विच हेमीस्फेयर वुड इंडिया बिलोंग टू? तो हम लोग ईस्टर्न हेमीस्फेयर में आएंगे, क्योंकि हमारा देश ईस्ट साइड ऑफ द वर्ल्ड में आता है। यहाँ पर अपना मैप में देखेंगे, अगर इन्होंने वर्ल्ड मैप, अच्छा वर्ल्ड मैप प्रोवाइड नहीं कर रखा है। अगर वर्ल्ड मैप पे हम देखें ना, अगर मान लीजिए इस तरीके से वर्ल्ड मैप बनता है, तो अगर हम इसको ऐसे 4 भागों में बांट दें तो इंडिया इधर आएगा। इंडिया आता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस लोकेटेड एट 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। क्योंकि देखो यहाँ पर ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हमारा डिफरेंस है ना, वो 29 डिग्री का है। इसकी वजह से ना टाइम डिफरेंस आ जाता है। मतलब ईस्टर्न इंडिया जो है हमारा, वहाँ पे सन जो है जल्दी राइज कर जाता है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न पार्ट, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है इसमें। तो सूरज सबसे पहला हमारे देश का अरुणाचल प्रदेश में उग जाता है, और लगभग 2 घंटे का डिफरेंस है ईस्ट से वेस्ट में। तो हम लोगों ने क्या कर रखा है, एज यू हैव लर्नड अर्लियर द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट एवरी डिग्री। चैप्टर 2 जो था ना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला, उसमें हर जब डिग्री चेंज होती है, हर एक डिग्री में 4 मिनट जो है टाइम बढ़ जाता है। तो 29 अगर डिग्री का डिफरेंस होगा तो 29 × 4 आप करोगे, है ना। तो अगर हम 30 × 4 करें मोटा मोटा, तो लगभग 120 मिनट, लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है ईस्ट से वेस्ट में। सन राइजेज अबाउट 2 आवर अर्लियर इन द ईस्ट, मतलब अरुणाचल प्रदेश में सूरज 2 घंटा पहले उग जाता है गुजरात से। तो भाई हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक स्टैंडर्ड टाइम लिया हुआ है, जिसको हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या फिर स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और उसकी जो डिग्री है लॉन्गिट्यूड की, वो है 82 डिग्री 30 ईस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसके लॉन्गिट्यूड क्या है। तो वो है 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब इंडिया के नेबर्स के बारे में हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि 7 नेबर्स हैं इंडिया के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, है ना। अब इंडिया के ये सारे के सारे स्टेट्स हैं। इस चैप्टर में आपसे स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स भी पूछे जा सकते हैं, तो वो भी हमें अच्छे से करने हैं। अब ये देखिए, ये वाला रीजन जो है ये पूरा, ये लद्दाख है और ये है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। तो ये हो गया। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने देश जो हैं वो ओशन से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं इंडिया के जो नेबर्स हैं। तो आप देखेंगे कि नेपाल और भूटान, नेपाल, भूटान और अफ़गानिस्तान, ये ना लैंडलॉक्ड हैं। लैंडलॉक्ड है मतलब इनका सी से, समुंदर से कोई भी कनेक्शन नहीं बन रहा है। तो आंसर में आप लोग लिख देंगे नेपाल का, भूटान का और अफ़गानिस्तान। नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान, ये क्या है, इनका सी से कोई भी कनेक्शन नहीं है। और सी से कनेक्शन वाले कौन कौन से हमारे पड़ोसी हैं, एक तो है मालदीव्स,
मालदीव्स और एक है श्रीलंका। ठीक है, तो समुद्र में समुद्री पड़ोसी कौन है हमारे इंडिया के? मालदीव्स और श्रीलंका हमारे देश के समुद्री पड़ोसी हैं। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि मालदीव श्रीलंका हमारे देश के समुद्री पड़ोसी हैं और ये दोनों के दोनों आइलैंड नेशंस हैं। आइलैंड नेशन का मतलब होता है टापू वाले देश, मतलब जो हर तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं, उसको हम लोग आइलैंड बोलते हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्ट्रेट। अब आप लोगों से ये भी क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंडिया और श्रीलंका एक दूसरे से कैसे विभाजित है। ये देखिए, पाक स्ट्रेट बोलते हैं इसको, राम सेतु भी बोलते हैं, मतलब है ना, हमारी स्टोरीज़ में हिंदू माइथोलॉजिकल जो स्टोरीज़ है उसमें इसको राम सेतु बोलते हैं, और वैसे हम जोग्राफिकल टर्म में बोले तो ये पाक स्ट्रेट है। पहले ज़माने में ऐसा कहते थे कि इसको पैदल चल के भी पार किया जा सकता था, जैसे है ना पूरे रामायण की स्टोरी में आता है। आगे देखते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। इंडिया क्योंकि बहुत बड़ा देश है इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, मतलब सरकार में काम अच्छे से किया जा सके, इसलिए इंडिया को 28 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है और 8 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया गया है। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं। दिल्ली हमारे देश की कैपिटल है और स्टेट्स को मेनली लैंग्वेज के यानी कि भाषा के आधार पर स्टेट्स का डिवीज़न हुआ है। अब ये देखिए, हमने पहले भी देखा था ना कि ये ग्रेट हिमालयाज़ हैं, इसके नीचे शिवालिक आता है, ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट मैंने पहले भी आपको मैप में जो दिखाया था, और फिर ये है डेक्कन प्लेट्यू। ये कोस्टल रीजन्स हैं हमारे देश के, यानी कि समुद्री इलाके हैं, और ये देखिए यहाँ पे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदियाँ बह रही हैं। ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, और नीचे है इंडियन ओशन। और हमारे देश की एक यूटी लक्षद्वीप, ठीक है, और यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार, ये भी वन ऑफ द 8 यूटीज़ में से हैं। अब हमारा जो आगे का पार्ट है फिजिकल डिविजन्स, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा ना, तो फिजिकल डिविजन्स जो हैं वो क्या क्या हैं। फिजिकल डिवीजन का मतलब होता है कि भाई अलग अलग पार्ट्स, जैसे कि इस मैप में आप लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई कहीं हिमालय है, कहीं डेजर्ट है, कहीं नदियां हैं, कहीं प्लेट्यूज़ हैं। तो देखते हैं, इंडिया इज़ मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, कोस्ट एंड आइलैंड्स। कहीं पहाड़ हैं, पठार हैं, कहीं समतल भूमि है, कहीं पर आइलैंड्स भी हैं जैसे कि लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स in the north are the lofty snow-capped Himalayas। तो नॉर्थ में क्या है? हिमालय की पर्वत श्रृंखला हमारे देश के नॉर्थ में पड़ती है। हिम प्लस आलय, इसका मतलब होता है द एबोर्ड ऑफ स्नो, मतलब कि स्नो से ढका हुआ। हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। हिमालयन माउंटेन्स में 3 इस तरीके से पैरेलल रेंजेस हैं। वो क्या हैं? ग्रेट हिमालय, जिसको हम लोग हिमाद्री बोलते हैं। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रीजन। दुनिया की वन ऑफ द सबसे ऊंची जो पर्वत हैं वो यहीं पर हिमालय में लोकेटेड हैं। मिडिल हिमालयाज़ को हम बोलते हैं हिमाचल, जो कि हिमाद्री के साउथ में आता है। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशंस आर सिचुएटेड हेयर। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 हिल स्टेशन। ठीक है, तो 5 हिल स्टेशन जैसे कि नैनीताल, मसूरी, है ना। शिवालिक इज़ द सदर्न मोस्ट रेंज। आप लोग को याद रखना है, सबसे जो ऊंची रेंज है, सबसे ऊपर वाले हिमालय का पार्ट है जिसको हम लोग हिमाद्री बोलते हैं। फिर उसके नीचे मिडिल हिमालयाज़ या फिर जिसको हम लोग हिमाचल बोलते हैं, और फिर उसके नीचे जो है छोटे हिमालयाज़ जो आते हैं सबसे कम हाइट के, वो आते हैं शिवालिक्स। ये आपको याद होना चाहिए। हिमालयाज़ के नीचे आ जाते हैं हमारे देश में नॉर्दर्न प्लेन्स, जो कि साउथ ऑफ हिमालयाज़ पड़ते हैं, और ये जनरली लेवल और फ्लैट होते हैं, मतलब बिल्कुल प्लेन एरिया है, कोई पहाड़ वहाड़ नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होती है? एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं, यानी कि मिट्टी होती है एलुवियल नाम की, जो कि काफ़ी उपजाऊ होती है और यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है। और ये एलुवियल डिपॉजिट्स कैसे आते हैं? जो पहाड़ों से नदियाँ आती हैं ना, वो लेकर के आती हैं। वहाँ पे नदियाँ बह करके आई अपने साथ मिट्टी लेकर के आती हैं, जो फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है। नदियाँ कौन कौन सी हैं? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियाँ। जैसे कि एक बड़ी नदी जा रही है, इसमें से अगर छोटी छोटी नदियाँ कट जाती हैं ना बीच बीच में से, वो होती हैं ट्रिब्यूटरीज।
दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टिवेशन। तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो काफ़ी फर्टाइल हैं, काफ़ी उपजाऊ हैं। दिस इज़ द रीज़न फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज रीजन। अब ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जिसमें ये देखो हिमालय, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये हिमालय। फिर इसके बाद ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है इधर वाला, ये इंडियन प्लेन्स हैं, द ग्रेट प्लेन्स, या फिर आप तो प्लेन्स बोल सकते हैं, नॉर्दर्न प्लेन बोल सकते हैं। फिर आता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो कि राजस्थान गुजरात वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा हॉट ड्राई है और यहाँ पे काफ़ी गर्मी पड़ती है और रेतीली मिट्टी होती है और पेड़ पौधे कम होते हैं। फिर आता है सदर्न साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू है। यहाँ पर देखिए पेनिनसुलर प्लेट्यू कौन सा है, ये वाला जो रीजन है ये प्लेट्यू रीजन है, डेकन प्लेट्यू वाला जो हमारा पड़ता है। इस रीजन में बहुत सारी मतलब हिल्स हैं और काफ़ी अनइवन है, ट्रायंगुलर शेप का है। ये है ना ऐसे करके ट्रायंगुलर शेप का है, अनइवन हिल्स हैं। यहाँ पर अरावलीज भी पड़ती हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, बॉर्डर इट on the northwest side, the Vindhyas and the Satpuras are the two important ranges। अब आप लोगों से मैप में पूछा जा सकता है विंध्या सतपुरा कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश वाले एरिया में आप लोगों को दिखेंगे विंध्यास एंड द सतपुरास। और अरावली रेंज कहाँ पर है, अरावली देखिए काफ़ी सारा दिल्ली में भी पड़ता है, गुड़गांव में पड़ता है ना, तो हरियाणा और दिल्ली वाले रीजन में काफ़ी, और राजस्थान में अरावली रेंज आती है। ऐसा कहते हैं कि पहले कभी ना ये हिमालय से भी ऊंची हुआ करती थी और आज तो बहुत ही छोटी ये हो चुकी है, बहुत ही नीची हो चुकी है। द विंध्यास एंड सतपुरास आर द टू इम्पॉर्टेंट रेंजेस। द रिवर्स नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस। अब आपको यहाँ से नदियाँ बहती हुई दिखेंगी, देखिए नर्मदा और तापी, और नर्मदा और तापी जो हैं वो अरेबियन सी में जाकर के गिरती हैं। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा तापी आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट फ्लोज इनटू अरेबियन सी, और ये निकलती हैं विंध्यास और सतपुरास से, मध्य प्रदेश के रीजन में से। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो कि अरेबियन सी में जाकर के गिर जाती हैं, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्टर्न घाट और द Shayadris border the plateau in west and the eastern घाट provide the eastern boundary। वेस्टर्न घाट जो है, अभी मैं दिखाऊंगी मैप में कि वेस्टर्न घाट क्या है। वेस्टर्न घाट जो है वो पूरा कंटिन्यूस है, मतलब एक जैसा चलता रहता है वेस्टर्न घाट जो है, और ईस्टर्न घाट जो है वो काफ़ी ब्रोकन और अनइवन है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लेट्यू इज़ रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर। तो प्लेट्यूज जहाँ पर भी होंगे ना वहाँ पे कोल आयरन ओर बहुत होगा। अब देखते हैं कि वेस्टर्न घाट्स कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए ये जो कोस्टल एरिया है ना, इसके आगे देखिए ये ईस्टर्न घाट है, बे ऑफ बंगाल वाले इधर साइड पे पड़ता है क्योंकि ईस्टर्न रीजन है, और ये देखिए ये है वेस्टर्न घाट्स, ये हमारे आते हैं वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स ब्रोकन और अनइवन है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, और वेस्टर्न घाट प्लेन और कंटिन्यूस है। और प्लेट्यू जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं मिनरल जैसे कि कोर और आयरन ओर में। अब डू यू नो में आ रहा है, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, जिसको हम लोग सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। डेल्टा जो होता है एक ट्रायंगुलर शेप का होता है, और इट इज़ एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर। ठीक है, मतलब जहाँ पर नदियाँ समुद्र पे एंटर करती हैं ना, उससे पहले नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड द माउथ ऑफ द रिवर। जहाँ पर नदियाँ समुद्र से मिल रही होती हैं वो माउथ ऑफ द रिवर हम कहते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है, वो बनाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिसको हम लोग सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बता दिया था कि रिवर होती हैं छोटी छोटी जो कि बड़ी रिवर में से निकल रही होती हैं, और जैसे कि ऐसी रिवर है इसमें आकर के ऐसे करके मिल रही हैं। अब एलुवियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं, फाइन सॉइल जो कि रिवर लेकर के आती है वो। तो ट्रिब्यूटरी अ रिवर और स्ट्रीम विच कॉन्ट्रीब्यूट्स इट्स वाटर टू मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू मेन रिवर फ्रॉम ईदर साइड। मतलब एक बड़ी नदी आ रही है और इसमें ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी नदियाँ मिल रही हैं ना आकर के, तो वो हमारी ट्रिब्यूटरीज बन जाती हैं। अब ये हो गया, शायद इससे पहले मैंने आपको ही बोला था ना कि बड़ी नदी आती है उसमें से निकलती है, तो सॉरी, बड़ी नदी में और नदी आकर के मिलती हैं तो वो ट्रिब्यूटरी बनती हैं।
आगे देखते हैं। अब हमारा काफ़ी सारा पार्ट हो चुका है, बस अब लास्ट पे आ गए हैं हम। टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स लाइक कोस्टल प्लेन, है ना। ईस्टर्न घाट के इधर ईस्ट में और वेस्टर्न घाट के वेस्ट में कोस्टल एरिया आता है, समुद्री इलाका हमारा आ जाता है। ये काफ़ी नैरो है, समुद्री इलाका काफ़ी पतला है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो ब्रॉडर हैं, काफ़ी चौड़े हैं, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन थोड़े कम चौड़े हैं। और काफ़ी सारी जो नदियां हैं वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हमने देखी थी ना, नर्मदा तापी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ये भी याद रखना है कि भाई वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है। तो नर्मदा तापी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, और महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ये क्या है, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टाज एट देयर माउथ। सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर फॉर्म होता है, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। अब ये बच्चों ने कुछ पोएम्स वगैरह लिखी हुई हैं, और ये बच्चों की ही ड्राइंग है जो कि लास्ट में आपको दिखाई गई है। अब हमारे 2 आइलैंड्स बचते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं इंडिया के। एक तो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड हैं, और कोरल आइलैंड्स हैं जो कि केरला कोस्ट के साइड में है। लक्षद्वीप अभी आपको मैप में मैं दिखा दूंगी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक तो कहाँ है, ये अरेबियन सी में है, और ये कोरल आइलैंड्स हैं, कोरल्स से बने हुए ये आइलैंड्स हैं। कोरल्स ना क्या होते हैं, जानवर होते हैं, और वो काफ़ी मतलब उसमें काफ़ी पेड़ पौधे भी उगते हैं। और जब वो कोरल मर जाते हैं ना, उसके बाद उनका जो खोपड़ा आप कह सकते हैं, उनका स्केलेटन है, वो फिर इकट्ठा होता जाता है। बहुत सारे कोरल इकट्ठे होते जाते हैं सदियों तक, और फिर आइलैंड बन जाता है, ज़मीन बन जाती है। तो वही होते हैं कोरल आइलैंड्स, और लक्षद्वीप कोरल आइलैंड्स हैं, ये हमें याद रखना है। अंडमान और निकोबार जो है वो बे ऑफ बंगाल में आते हैं, पड़ते हैं साउथ साइड में। और जब सुनामी आई थी ना 2004 की, तब मतलब बहुत बुरा असर पड़ा था अंडमान निकोबार पर। आपने न्यूज़ में शायद पढ़ा हो या फिर कभी किसी से सुना हो। तो जब सुनामी स्ट्रक करती है ना तो काफ़ी नुकसान होता है। सुनामी क्या होती है, ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि सुनामी क्या होती है। तो जब बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें बन करके आती हैं समुद्र से और समुद्र तट से टकराती हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर नुकसान होता है तो उसी को हम सुनामी बोलते हैं। और सुनामी आती कैसे है, जब समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आता है, समुद्र के नीचे जब भूकंप आता है, तब उसी चीज़ को हम लोग सुनामी बोलते हैं। तो ये हम लोगों का पूरा हो गया चैप्टर। अब हम एक बार मैप में देख लेते हैं। ये देखिए, ये लक्षद्वीप हैं, और यहाँ पर ये आप लोगों को दिखेगा अंडमान एंड निकोबार। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी पर पड़ता है, और अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। तो ये हमने पूरा चैप्टर देख लिया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।